जिसे हिंदी सिनेमा का सुनहरा जमाना कहा जाता है, उसकी सबसे जबरदस्त प्रतिनिधि तीन हैं: दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद। ये सामने जो प्रत्यक्ष हमारे सामने आते हैं, पर इनके पीछे इन्हें दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद बनाने वाले जो सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं, वे हैं महबूब खान, बिमल रॉय और खुद राज कपूर भी, जो सिर्फ अभिनेता नहीं थे, ये निर्देशक भी थे। और उन्होंने जो फिल्में बनाई, ये फिल्में हिंदुस्तान में ही नहीं, समूची दुनिया में लोगों को पूरी तरह से अपने आप में समाहित कर लेने वाली, अपने प्रभाव में जकड़ लेने वाली फिल्म। और ऐसा ही किया महबूब की फिल्मों ने, ऐसा ही किया बिमल रॉय की फिल्मों ने। दिलीप कुमार और राज कपूर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी जरूर थे, एक दूसरे के साथ उन्होंने सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया, महबूब की अंदाज, परंतु वे एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे, एक दूसरे के विरुद्ध काम करने वाले नहीं थे, एक दूसरे की लीक पर चलने वाले नहीं थे। दोनों की लीक अलग अलग थी। दिलीप कुमार और मीना कुमारी, ये दो ऐसे क्लासिकल बिंदु हैं, ऐसे हमारे दो सांस्कृतिक व्यक्तित्व हैं, जिन्हें धर्म और किसी अन्य बात से पहचाना नहीं जा सकता। कोई दिलीप कुमार और मीना कुमारी को मुसलमान मानने के लिए इस देश में तैयार नहीं हुआ। ये देश उन्हें भारतीय मानता है। दिलीप कुमार मोहम्मद यूसुफ खान नहीं है। दिलीप कुमार सिर्फ और सिर्फ दिलीप कुमार हैं। वे दिलीप कुमार जो हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में रहते हैं, जिनकी फिल्मों ने उनको एक रास्ता दिखाया है, जिनकी फिल्मों ने मनुष्यता के नाम पर कुर्बान हो जाने के उत्कर्ष को प्रज्वलित किया है। दिलीप कुमार की 1944 में ज्वार भाटा जो यात्रा आरंभ हुई, उस यात्रा में 1950 में पहली बार वह उच्चतम स्थान अर्जित किया, जिसने उन्हें आजादी के बाद के सबसे बड़े सिनेमाई व्यक्तित्वों में एक बना दिया। उसके पहले 1949 में जो महबूब की अंदाज आई थी, उस अंदाज में दिलीप कुमार के साथ एक छोटी सी भूमिका में राज कपूर और नायिका की तरह नरगिस मौजूद थी। वो नरगिस जिन्होंने दिलीप कुमार की सबसे अधिक आरंभिक फिल्मों में साथ काम किया, और वे नरगिस जिनके बिना राज कपूर के अस्तित्व को तलाशा ही नहीं जा सकता। वह जोड़ी राज कपूर और नरगिस की, जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में पूरी शताब्दी की सबसे चर्चित जोड़ी है, शायद उससे बड़ी नहीं तो उसके समकक्ष भी बहुत कम ही सिनेमाई जोड़ियां हैं जो इतनी प्रचलित हुई। परंतु दिलीप कुमार और नरगिस मीना में, दिलीप कुमार और नरगिस जोगन में,
तरह हमारे सामने आते हैं कि हम देखते हैं जैसे वे भी एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। नरगिस वह अभिनेत्री है जिसके बगैर किसी का काम नहीं चला, महबूब खान का भी नहीं। महबूब खान को भी अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना के लिए नरगिस का ही आश्रय लेना पड़ा, और वो चाहते थे कि इसमें दिलीप कुमार भी हों, किंतु दिलीप कुमार ने वहां पर होना कबूल नहीं किया, क्योंकि तब तक 1955 में देवदास के कारण विमल रॉय ने उन्हें उस ऊंचाई पर अवस्थित कर दिया था जहां से अब वो एक कदम भी पीछे रखने के लिए तैयार नहीं हो सकते थे। देवदास ने उन्हें ट्रेजेडी किंग बना दिया। वह आदमी जो प्रेम में अपना सब कुछ खोकर अमर हो जाता है, वह जो प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप बन जाता है, और फिर उसके बाद ऐसी कोई भाषा नहीं बची, ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं बचा जिसने देवदास को फिर से बनाना चाहा हो, नए नए ढंग से न बनाना चाहा हो। और उसका सिर्फ एक कारण था, हमारी भारतीयता, जो बनने में नहीं किसी के लिए मिट जाने में सर्वोच्चता ढूंढती है। और इसीलिए दिलीप कुमार, इसी भावना के कारण दिलीप कुमार, इसी भारतीयता के कारण दिलीप कुमार, इसी हमारे उच्चतम सांस्कृतिक भाव के कारण वे आज तक लोगों के दिलों में बसे हुए और हमेशा बसे हैं। उन्हें कोई हटा नहीं सकेगा। वे किसी सत्ता के चरम पर नहीं थे, वे किसी दर्पण के कारण नहीं थे, वे उस मोहब्बत के कारण थे जो मोहब्बत कहती है दूसरों के लिए मिट जाने में ही, अपने प्रेम के लिए मिट जाने में ही, अपनी भावनाओं के समुच्चय को स्थापित करने के लिए, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यह सबसे बड़ी उपलब्धि यदि दिखाई देती है तो सबसे पहले जोगन में दिखाई देती है। जोगन का वह उत्कर्ष शायद लोग समझ नहीं सके, या शायद केदार शर्मा अपनी साहित्यिक गरिमा को स्थापित करने के लिए जोगन को वह रोमांचकारी प्रभाव देने में कामयाब नहीं हो सके कि वे दर्शकों के दिलों में उस भावना को स्थापित कर देते जो नायक द्वारा स्थापित होती है, कि वह अपनी प्रेमिका के द्वारा, अपनी मानस प्रेमिका के द्वारा चाहे गए भाव को जीवन भर उसी वृक्ष के नजदीक खड़ा होकर पूरा जीवन गुजार देता है, उसके आगे नहीं बढ़ता है, और वह उस प्रेम को ही अपने जीवन का सर्वोच्च प्राप्ति मान लेता है। यह प्रेम ही जीवन का सर्वोच्च प्राप्ति है। एक पल के लिए ही जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी हो सकती है। एक पल में ही दुनिया सबसे बड़ी हो सकती है। सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता, और सब कुछ खोकर सब पा लिया जाता है। वह जिसको पाने के लिए सारी दुनिया तरसती रह जाती है। दिलीप कुमार को तरसता हुआ देखकर, दिलीप कुमार को अपने प्रेम की प्राप्ति में तरसता हुआ देखकर, उस भौतिक स्वरूप से अलग होकर उस आध्यात्मिक स्वरूप में लीन हो जाते देखकर, एक समूची पीढ़ी ने जैसे अपने दुख दर्दों से ही निजात नहीं पाई, जीवन में आगे बढ़ने का, आगे बढ़ते चले जाने का ध्येय भी देखा, और यह भी पाया कि हमारे न रहने से, हमारे कुर्बान हो जाने से ये दुनिया बुझती नहीं है, ये दुनिया रुकती नहीं है, ये आगे ही चली जाती है
और आगे हम उसके एक एक कण में मुस्कुराते हुए देखे जा सकते हैं। हम दूसरों में अपनी प्रतिच्छवि ही नहीं दिखलाते हैं, अपने जीवन के आनंद को भी प्रसारित करते हैं। इसलिए दिलीप कुमार को 1960 के बाद जब एक यात्रा दिलीप कुमार की पूरी होती है, एक महबूब और विमल रॉय के बाद जो महबूब की अंदाज और विमल रॉय की देवदास और यहूदी को पार करती हुई जो यात्रा आगे बढ़ती है, जहां बीच में ऐसी फिल्में भी थी जिनमें आजाद थी, जिनमें अमिया चक्रवर्ती की बात थी, जिनमें उड़न खटोला थी, ऐसी सनी साहब की, इन सारे मनोरंजक और आख्यान प्रस्तुत करने वाली फिल्मों के साथ ही जब वो 1960 में के आसिफ की मुगले आजम के द्वारा एक ऐसा मुकाम पा जाते हैं जिस मुकाम पर यह कहा जाता है कि मुगले आजम आज भी मुगले आजम 60 सालों बाद भी, आज मुगले आजम को बने हुए 62 साल हो गए हैं, किंतु के आसिफ का वह जुनून जो उन्होंने मुगले आजम के रूप में क्रिएट किया था, वह जुनून आज तक वैसा ही मौजूद है। और उसको जब 60 साल बाद फिरोज खान साहब ने, ये फिरोज खान फिल्म अभिनेता नहीं, ये फिरोज खान नाट्य निर्देशक, जब उन्होंने मुगले आजम को एक संगीत नाटक की तरह मंच पर पेश किया तो लोग हजारों रुपए का टिकट लेकर देखने के लिए टूट पड़े और लोगों ने पाया कि इसमें भी वही जुनून मौजूद है जो जुनून फिल्म बनाते समय के आसिफ में था। और के आसिफ का वह जुनून जिस फिल्म को वो रंगीन बनाना चाहते थे और जिसे वो बना नहीं सके थे रंगीन, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट बनाते हुए भी इतना खर्चा हो चुका था कि कोई दूसरा फाइनेंसर तैयार ही नहीं हो पा रहा था। फिर भी उन्होंने जो 4 रीलें रंगीन की थी, 2 मध्यांतर के पहले और 2 फिल्म के अंत के पहले, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण फिल्म के 2 गाने के चॉइस किए गए थे। पहला गाना तो सर्वविदित है, प्यार किया तो डरना क्या, और दूसरा गाना वह भी जो फिल्माया गया था निगाह सुल्ताना पर, और सामने थे दिलीप कुमार और मधुबाला। उसमें समर्पण का भाव था दिलीप कुमार का मधुबाला के प्रति, यानी सलीम का अनारकली के प्रति और अनारकली का सलीम के प्रति, और उसको अपने प्रतिशोधात्मक द्वंद्व के विधान में देख रही थी। वह जो छीन लेना चाहती थी सलीम को अनारकली से, और वह बहार जो गाती है वह गीत, और जिसे संपूर्ण करते हैं गोपी कृष्ण अपने तांडव से। जब रात हो ऐसी मत वाली, सुबह का आलम क्या होगा, ये दिल की लगी कम क्या होगी, ये इश्क भला कम क्या होगा, जब रात है ऐसी मत वाली फिर सुबह का आलम क्या होगा। 1960 में मुगले आजम के बाद दिलीप कुमार अब कोई इससे आगे का मुकाम ढूंढ रहे थे जो उन्हें मिल नहीं रहा था। अब आए फिल्मालय वाले एस मुखर्जी, जिन्होंने बड़ों बड़ों को हिंदुस्तानी सिनेमा में स्थापित किया, और उनके ही रिश्तेदार राम मुखर्जी निर्देशक हुए और फिल्म बनाई गई लीडर। यह फिल्म पूरी तरह से दिलीप कुमार की धुरी पर ही केंद्रित थी, और अब वह जो प्रेमी के रूप में कुर्बान हो जाने वाला व्यक्तित्व था, वह नए रूप में ढलकर सामने आ रहा था,
और वह था देश में जो राजनीति का पतन हो रहा था, जो समर्पण की गरिमा स्खलित हो रही थी, जो नेताओं के चरित्र में गिरावट आ रही थी, जो विभिन्न प्रकार के बेईमानों के जरिए हमारे देश में घुन लगना शुरू हो गया था, उसके विरुद्ध नवयुवक जो ध्वनि उठ रही थी, जो संघर्ष की ध्वनि उठ रही थी, जो देश को फिर उसी रास्ते पर ले जाने की चाहत सामने आ रही थी, उस चाहत को सामने लाने के लिए एक हिस्सा बुना गया, जिसमें केंद्र में था हमारा आज का लीडर और लीडर की मजबूरियां, किंतु सारे उच्चतम भावों और श्रेष्ठतम अभिनय और सबसे बड़े कलाकारों के रहते हुए भी राम मुखर्जी के निर्देशन में वह गहराई नहीं आ सकी कि लोग उससे भावाभिभूत हो सकें। हाँ, उसके गानों को जरूर पसंद किया गया, नौशाद मियां जरूर सफल रहे, शकील बदायूनी ने गीत भी बहुत उम्दा लिखे और यह गाना तो गलियों गलियों गूंजा, अपनी आजादी को हम हरगिज गंवा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। और वैजंती माला के साथ उनकी जोड़ी भी हमेशा की तरह सफल थी, जिसने उच्चतम स्थान प्राप्त किया था नया दौर में। वह नया दौर जो दिलीप कुमार की रचना धर्मिता में बहुत कम रेखांकित की जाती है, किंतु जो एक ऐसी चीज है जो आज हमें लगता है कि नया दौर शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक फिल्म है, जो बाजारवाद की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए आज समूचे विश्व को बता रही है कि आप इस बाजारवाद में मनुष्य को मशीन के आगे खारिज नहीं कर सकते। यदि आपको मशीन के द्वारा उत्कर्ष प्राप्त करना है तो उसे मनुष्य का, आदमी का हम सफर बनना पड़ेगा, उसे सहयोगी रुख अपनाना होगा, वरना मशीन उसे कुचल देगी, नष्ट कर देगी। और जब मनुष्य ही नहीं रहेगा तो मशीन का उपयोग ही नहीं, मशीन का निर्माण भी कौन करेगा, क्योंकि मशीन निर्माता नहीं है, मशीन मनुष्य के ही द्वारा बनाया गया खिलौना है, और खिलौना अपने बनाने वालों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। नया दौर की यह उपलब्धि थी कि उसमें इन दोनों के सामंजस्य का किनारा ढूंढा गया था, इन दोनों के सामंजस्य का आगे बढ़ने का स्वरूप खोजने की चेष्टा की गई थी। और उसके बाद फिर जब 1960 में लीडर असफल हुई तो दिलीप कुमार जिस मदर इंडिया में न होने का अफसोस जिन्हें हमेशा रहा, उस मदर इंडिया में न होने का उन्होंने जो उससे आगे बढ़ने का फार्मूला निकाला वह थी गंगा जमुना। और गंगा जमुना बिल्कुल वही रूप था जो वो मदर इंडिया में चाहते थे, जो वो चाहते थे कि उनका व्यक्तित्व इस तरह आए कि सब लोग उसमें शामिल हो जाएं, भूल जाएं, सारी दुनिया को भूल जाएं, सारी अदाकारी दूसरों की भूल जाएं, और सिर्फ दिलीप कुमार की वह छवि ही उनके मन में हमेशा के लिए काबिज हो जाए। और ऐसा हुआ था, और ऐसा ही हुआ। आज तक मदर इंडिया को यदि 60 साल हो गए तो आज गंगा जमुना को भी 60 साल से ज्यादा हो चुके। गंगा जमुना आज भी उसी तरह की दिलीप कुमार की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्मों में एक है, और उसके लिए गीत
तो हमेशा हमेशा के लिए जैसे लोगों के मन में बसे हुए हैं। और वह दिलीप कुमार जिसे हम समझते हैं कि वह मुस्लिम है, वह मुस्लिम नहीं है, वह भोजपुरिया है। भोजपुरी को जितनी खूबसूरती से उसने स्थापित किया गंगा जमुना में, कोई दूसरी भोजपुरी फिल्म भी नहीं कर सकती। ये अभिनेता का जो उत्कर्ष है, वह अभिनेता का उत्कर्ष आप गंगा जमुना में देखते हैं। खास तौर से वह गीत कि नैन लड़ गई हैं तो मनमामा कसक हुई दे गई, प्रेम का छुटी है पटाखा तो धमक हुई दे गई। और सिर्फ यही नहीं, कितने गीत हैं जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, विक्षण बसे हुए हैं। वह द्वंद्व बसा हुआ है, वह प्रेम बसा हुआ है भाई भाई का, जिसे तो अपने जीवन के सगे भाइयों ने दिलीप कुमार और नासिर खान, यानी यूसुफ खान और नासिर खान, दोनों भाइयों ने बड़े और छोटे भाई के रूप में प्रस्तुत किया था। और वह प्रेम जिसमें बड़ा भाई कुर्बान होकर भी बताता है कि यदि आगे बढ़ना है तो इस जो व्यक्तिगत दारुण लाभ की भक्ति है, इस भक्ति से बाहर निकलना पड़ेगा। इस व्यक्तित्व की अहम्मन्यता, इस सारे साधनों को अपने लिए उपयोग कर लेने की जो अहम्मन्यता है, जो छोटे छोटे लोग सब कुछ सारे संसाधन अपने लिए उपयोग कर लेना चाहते हैं, उन्होंने उस गांव के माहौल को किस तरह से विकृत करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ किस तरह खड़ा होकर किस तरह जीवन को खूबसूरत बनाने की राह पर चला जा सकता है, इसको दिखाने की कोशिश की गई थी। किंतु उसमें वह उत्ताप नहीं था जो मदर इंडिया था। गंगा जमुना पूरी तरह से दिलीप कुमार और वैजयंती माला के अभिनय के उत्कृष्ट फिल्म, वह वातावरण को सर्वोत्कृष्ट रूप में स्थापित करने वाली फिल्म न बन सकी। वह कहानी, वह वातावरण, वह पूरे परिदृश्य को एक समुच्चय के रूप में सामने लाने वाली फिल्म के बजाय दो व्यक्तित्वों को सबसे ऊपर रख दी। और इसमें यदि कोई सबसे अधिक भुलाया गया आदमी है, जिसका अभिनय न दिलीप कुमार से उन्नीस है और न वैजयंती माला से, किसी से भी जो अपनी छोटी सी भूमिका में वह बताता है कि देखो जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, वह किस प्रकार दोहरी मार से मर रहा है। एक और वह बेईमानों की जो दो मुट्ठी अनाज से मिल रहा है, जिन बेईमानों के छोटी सी नौकरी से उनकी बेईमानी की वो रक्षा कर रहा है, मगर दिल में उसके है कि जो आने वाली नौजवान पीढ़ी है वह किस प्रकार उनको उखाड़ फेंके। कन्हैयालाल ने मुनीम की भूमिका में कैसी खूबसूरती से दिलीप कुमार के रक्षक और दिलीप कुमार को आगे बढ़ने के लिए उकसाने वाले प्रेरक के रूप में, और किस तरह से वह जमींदार का नौकर होते हुए भी जमींदार को किस तरह नेस्तनाबूद करने के लिए किस तरह से साधन जुटा देता है, वहीं रहते हुए जो उसकी दोहरी भूमिका है, उस दोहरी भूमिका को एक गहरी, एक आयामता के साथ, एक लक्ष्य के साथ किस तरह कन्हैयालाल जी ने रूपाकार दिया है, इसकी लाजवाब मिसाल है गंगा जमुना। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे यहाँ कि कन्हैयालाल जैसे, याकूब जैसे चरित्र अभिनेताओं को कभी वो महत्व नहीं मिला, उन पर कभी उस तरह से नजर नहीं डाली गई जिस तरह से बड़े अभिनेताओं के ऊपर, बड़े संगीतकारों के ऊपर, बड़े निर्माता निर्देशकों के ऊपर हमारा ध्यान गया। पर यह नहीं भूलना चाहिए कि ये छोटी सी कीलें हैं जिनमें यदि थोड़ी सी भी कमजोरी आ जाए तो पूरी मशीन बेकार हो जाती है। कन्हैयालाल
महबूब खान की मदर इंडिया में ही नहीं थे, वे महबूब खान की 1940 में आई औरत में भी थे। वे औरत के भी सुखी लाला हैं और मदर इंडिया के भी सुखी लाला हैं, और दोनों में से कहाँ वो बेहतर हैं, यह आपको निर्णय करना कठिन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि महबूब किसी को नहीं दोहराते मदर इंडिया में, जिन्हें वो औरत में नायक, नायिका, संगीत निर्देशक किसी भी रूप में जिसमें रखते हैं, उसमें से किसी को भी मदर इंडिया में नहीं दोहराते। कहानी वही है मगर उसे प्रस्तुत करने वाले सब अलग हैं, परंतु एक आदमी है जो वही मदर इंडिया में है और वही औरत में है, और वे हैं सुखी लाला यानी पंडित कन्हैयालाल चतुर्वेदी। पंडित कन्हैयालाल ने जिस भारतीयता को, भारतीयता की जिस रामलीला, रासलीला, नौटंकी, जो तमाम विधाएं हैं, जो तमाम पुरानी विधाएं हैं, उन पुरानी विधाओं का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को कायम रखते हुए उन्होंने आधुनिकतम परिदृश्य को प्रस्तुत किया है। वे अपने पूरे सांस्कृतिक स्वरूप को साथ रखते हुए आधुनिकतम हो जाने वाले सबसे बड़े चरित्र अभिनेता कहे जा सकते हैं। दिलीप कुमार को साध लेना कोई आसान काम नहीं था। दिलीप कुमार उन अभिनेताओं में से नहीं है जो पैसे के लिए ही काम करते हैं। उन जिन्होंने 99 साल की लंबी जिंदगी जी, जिन्होंने कम से कम 5-6 दशक तक लगातार काम किया, और जितने साल काम किया लगभग उतनी ही फिल्में, 57 फिल्में, 55-57 फिल्में उन्होंने की, और उन 55-57 फिल्मों में भी 15 फिल्में ही ऐसी हैं जिन्हें हम आज रेखांकित कर सकते हैं कि इन पर दिलीप कुमार की सबसे अधिक कीर्ति टिकी हुई है। परंतु वे 15 फिल्में जो उन्होंने की, ये 15 फिल्में न जाने कितनी हजार फिल्में बनेंगी, न जाने कितने परिदृश्य सामने आएंगे, कितनी एजेस आएंगी, कितने प्रकार के भूचाल आएंगे, कितने प्रकार के संघर्ष के निशान बनेंगे, और कितने प्रकार के विभिन्न युग बीतेंगे, और इन युगों का नामकरण होगा। मगर उन नामकरणों में एक नाम हमेशा मौजूद रहेगा, वह कभी नहीं मिटाया जा सकेगा। उसके बिना कोई इतिहास नहीं लिखा जा सकेगा हिंदी सिनेमा का, हिंदुस्तानी सिनेमा का, और वह नाम है दिलीप कुमार। एक अभिनेता के रूप में, एक अभिनेता के रूप में जो अपने व्यक्तित्व को सर्वोपरि बना देता है, उसका नाम है दिलीप कुमार। और उस दिलीप कुमार को आगे चलकर बड़ी मुश्किल से 1961 के बाद 1964 सब होते हुए वह एक चुप्पी धारण कर लेता है, जैसे कि अब रास्ता कोई नहीं बचा है। और उसके बाद एक महान राष्ट्रवादी कहलाने वाला किरदार सामने आता है, जिसका नाम है मनोज कुमार। वह मनोज कुमार जो निहायत चिकने चुपड़े अभिनेता के रूप में पहचाना गया, और कोई वह दिलीप कुमार का क्लोन ही माना जाता था। परंतु उसने जब भगत सिंह की भूमिका में शहीद ने उत्कर्ष हासिल किया, और जब एक निर्माता निर्देशक की तरह उसने उपकार बनाई, और उसके बाद वही दोहराव करते करते जब वह लगा कि अब यह समूचा पूरा हुआ, तो उसने फिर आगे बढ़कर दिलीप कुमार को टटोला, और दिलीप कुमार को उसने पाया और एक फिल्म बनाई, क्रांति। यद्यपि यह फिल्म एक बहुत ही साधारण फिल्म, कोई बहुत बड़ा इतिहास में फिल्म नहीं लिख सकी, कोई बड़ा नाटकीय प्रक्षेप ही नहीं कर सकी, परंतु दिलीप कुमार ने फिल्म को एक कालजयी फिल्म बना दिया। और दिलीप कुमार की वह
उच्चतम अभिव्यक्ति ही सबसे बढ़कर अभिनय की उच्चतम अभिव्यक्ति ने क्रांति को एक महत्वपूर्ण फिल्म बना दिया। और एक और आदमी सामने आया जिसे कहा जा रहा था कि अब राज कपूर का जमाना खत्म हुआ, अब नया शोमैन आ गया, और वह नया शोमैन था सुभाष घई। और इस नए शोमैन की उपाधि नहीं, जैसे सुभाष घई के कृतित्व को एक सीमा में बांध दिया, परंतु सुभाष घई का आगमन दिलीप कुमार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और उन्हें एक बार फिर अपनी भूमिका की सर्वोत्कृष्टता को साबित करने का अवसर देने वाला साबित किया। 3 फिल्में बनाई सुभाष घई ने दिलीप कुमार को लेकर। 1982 में विधाता के बाद 1985 में कर्मा और 1989-90 में सौदा। इन तीनों फिल्मों, कर्मा एक ऐसी फिल्म जरूर है जिस फिल्म में दिलीप कुमार को एक बार फिर ऐसे अभिनेता के रूप में प्रस्तुत किया जिसका कोई मुकाबला नहीं। और इन तीनों फिल्मों में दिलीप कुमार को साधने का जो काम सुभाष घई ने किया, वह एक निर्देशक के रूप में उनके हुनर का सबसे बढ़िया मौका है। परंतु कर्मा में ही दिलीप कुमार को उस तरह प्रस्तुत नहीं कर सके कि उनके साथ जो एक लंबी चौड़ी अनिल कपूर, नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ वगैरह की पूरी एक टीम थी, उस टीम को वो पूरी तरह से संतुष्ट कर सकती। परंतु इसमें भी कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है या कोई आसान काम नहीं है। यदि आप मानते हैं कि दिलीप कुमार बहुत ऊंचे अभिनेता हैं, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि वह सिर्फ दिलीप कुमार तक आके वह श्रृंखला पूरी नहीं हो जाती। दिलीप कुमार से आगे जाने वाले मुकाम में, उनसे आगे बढ़कर अभिनय के नए प्रतिमान खड़े करने में एक और यदि नसीरुद्दीन शाह हैं तो दूसरी ओर संजीव कुमार भी है। और हर आदमी को, जैसे दिलीप कुमार बिमल रॉय की तारीफ करते नहीं थकते, एकमात्र ऐसे निर्देशक हैं बिमल रॉय जिसकी तारीफ करते हैं दिलीप कुमार। बिमल रॉय के अतिरिक्त उन्होंने कभी महबूब की भी प्रशंसा नहीं की, उन्होंने कभी A.R. कारवार की भी प्रशंसा नहीं की, किंतु उन्होंने बिमल रॉय की भूरी भूरी प्रशंसा की। जैसे उनके लिए बिमल रॉय है, उन्हें बिमल रॉय मिले, वैसे ही गुलजार मिल गए संजीव कुमार को। और संजीव कुमार को जिस तरह अनेक रूपों में गुलजार ढाल सके और जिस सहजता से संजीव कुमार ढले, वो सौभाग्य दिलीप कुमार को भी नहीं मिल सका। शायद इसमें सहजता जो दिलीप कुमार में नहीं है, वह संजीव कुमार। और नसीरुद्दीन शाह ने, मुझे नहीं लगता कि नसीरुद्दीन शाह ने कभी अपने आप को दुनिया के किसी अभिनेता से कम माना या वे अपनी अभिव्यक्ति में किसी से पीछे रहना मुमकिन समझते। दिलीप, नसीरुद्दीन शाह और अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी, ये दो ऐसे रूक्ष व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कहा कि सूरत पर मत जाना, ये भीतर का हमारा सौंदर्य है, उस सौंदर्य को निहारना। और इसीलिए अर्ध सत्य में ओम पुरी ने उस ऊंचाई तक अभिनय को पहुंचा दिया था जहां पर सारा सौंदर्य एक किनारे रखा रह जाता है, मनुष्य की अस्मिता का सौंदर्य सर्वोपरि होकर सामने आता है। और वह फिल्म अपने बिल्कुल छोटे से बिल्कुल सूक्ष्म रूप में आने वाली बिल्कुल
बिल्कुल एक मामूली से अस्तित्व की उन्होंने सार्वभौम अस्तित्व बना दिया और वह अर्ध सत्य पूर्ण सत्य से अधिक आलोकित होकर लोगों के सामने। दिलीप कुमार सिर्फ अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है, दिलीप कुमार इसलिए महत्वपूर्ण है कि दिलीप कुमार को सामने रखकर कई निर्देशकों ने अपनी पूर्णता को प्राप्त करने की कोशिश की। कई अभिनेताओं ने दिलीप कुमार जैसा हो जाने में अपना उच्चतम स्वरूप खोजने की चेष्टा की। दिलीप कुमार की नकल करने वालों ने, उनका क्लोन कहे जाने वालों ने, जो शुरुआत राजेंद्र कुमार से होती है, वो आगे चलकर मनोज कुमार और उसके आगे चलते जाइए तो कई कई लोग हैं। हर आदमी, हर अभिनेता यदि किसी की नकल करना चाहता है कि वो किसी के जैसा बनना चाहता है, तो वह दिलीप कुमार है। जब कोई अपने निर्देशक अपने शिखर के सर्वोच्च तक पहुंचना चाहता है, तो वह चाहता है कि वह दिलीप कुमार को अपनी फिल्म में ले सके। मगर दिलीप कुमार को नाच पाना, दिलीप कुमार को अपनी फिल्म का हिस्सा बना पाना किसी के लिए बहुत आसान नहीं था। इसमें राज कपूर भी सफल नहीं हुए, इसमें गुरुदत्त भी सफल नहीं हुए, इसमें विजय आनंद भी सफल नहीं हुए। ये सब चाहते थे, वो जिन्होंने उनके साथ बहुत बड़े काम किए थे, वे भी उन्हें प्रभावित कर सके, वे भी उन्हें एक बार फिर अपने लिए उपलब्ध कर सके। ऐसा बड़ी मुश्किल से हुआ। भी शांताराम जैसे महामहिम को भी 2 आंखें 12 हाथ के लिए दिलीप कुमार उपलब्ध नहीं हो सके। दिलीप कुमार ने जिन जिन फिल्मों के लिए इनकार किया, ये फिल्में महानतम फिल्में साबित हुई। ये हिंदी सिनेमा के इतिहास के ज्वाजल्यमान इतिहास को रचने वाली फिल्में साबित हुई, परंतु दिलीप कुमार उनमें नहीं थे और दिलीप कुमार को इसमें कोई अफसोस भी नहीं था। पर दिलीप कुमार के सामने यदि किसी ने अपने अहंकार को प्रस्थापित किया तो वह एकमात्र राजकुमार ही थे, जिन्होंने 1959 की पैगाम में, वैसे वासन की पैगाम में दिलीप कुमार को एक छोटी सी भूमिका में होते हुए भी लोगों के सामने कहा कि मैं सामने खड़ा हूं तो मेरे कद को भी पहचानो, मेरा कद दिलीप कुमार से 19 नहीं है। और जब वो सौदागर में आए तो वो फिल्म इसीलिए कीर्तिमान नहीं बन सकी कि वहां पर एक और राजकुमार थे, दूसरी तरफ दिलीप कुमार थे, और दोनों में बराबरी का बैलेंस बनाने की कोशिश में सुभाष घई उस फिल्म को कमजोर बना देते हैं। वो बैलेंस तो वो बना ले जाते हैं, उनकी भूमिकाओं में एक पूरी तरह का समानुपाती भाव को क्रिएट कर देते हैं कि किसी को अफसोस ना हो क्यों काम किया हमने इस फिल्म में। परंतु इस समानुपात के निर्धारण में फिल्म कमजोर हो जाती है, कहानी कमजोर हो जाती है, वह परिदृश्य जो आलोकित होना चाहिए था उसका आलोकित होना रह जाता है। दिलीप कुमार को कई कई ढंग से, कई कई तरीकों से देखा जाता रहा है, देखा जाता रहेगा। दिलीप कुमार थे नहीं, दिलीप कुमार हैं, और दिलीप कुमार कल भी थे, वो आज भी हैं और कल भी हैं ही रहेंगे, थे नहीं होंगे। दिलीप कुमार तब तक रहेंगे जब तक हिंदुस्तानियत रहेगी, जब तक मोहब्बत करने का जज्बा रहेगा, जब तक जिंदगी किसी की मोहब्बत में धड़कती रहेगी।